जी, आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। यस सर। किस तरह है इसमें? ठीक है, तो ये टॉकिंग अबाउट अप्लाइड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इससे पहले हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की थी। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट? देयर इज another aspect to software project management, that is theoretical software project management. ठीक है, लेकिन we are talking about applied software project management। और दो तीन चीजें और हम जरा डिस्कस करके फिर हम जरा जो हमारा एमएस का एक एमएस एमफिल का जो एक एस्पेक्ट होता है रिसर्च, उसकी तरफ जाएंगे। मगर प्रायर टू दैट हमें जरा सा ग्राउंड बनाने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो एस्टिमेशन की आज हम बात करते हैं। व्हाट इज एस्टिमेशन? Amir, what do we mean when we say estimate? What do we mean estimate about? सर एस्टिमेट एक्चुअली अंदाजा लगाना किसी भी चीज़ का, और नियर टू एक्चुअल आप किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कितना करेक्ट है कितना नहीं। अच्छा, मैं सही कह रही है आमिर? सर मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उससे आप एक परसीवेंस मतलब एक परसीव करते हैं कि कोई भी जॉब है उसको डन करने के लिए आपको कितनी रिसोर्सेज, टाइम, आपकी मैनेजमेंट, आपके वर्किंग, आपके आवर्स, मतलब इन सब चीज़ों का आपको माइंड। अच्छा, फिर डिलेज, बबल, इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करके रखना होता है ताकि आपके किसी भी कोई भी काम हो, भले वो छोटा है या बड़ा है या प्रोजेक्ट है या नॉन प्रोजेक्ट है, आपका एक एस्टिमेशन होती है कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा और कितनी रिसोर्सेज उसके ऊपर लगेंगी। इस कैलकुलेशन को एस्टिमेशन कहते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। मैं भी कितना अच्छा आदमी हूँ तुम सोचोगे कि सामने स्लाइड रख के पूछ रहा हूँ, है ना? तो मैंने स्लाइड अब देखी है। नहीं, अच्छा किया तुमने अब देखी या पहले भी देखी। बेसिकली बात तो यही है कि एस्टिमेशन होती है ये, इसमें डाल दो बेटा। ठीक है, एस्टिमेशन होती है ये। अच्छा, और एस्टिमेशन जरूरी क्यों है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट अस सपोज आपको कोई चीज खरीदनी है और आपने एस्टिमेट किया कि जी इसकी कॉस्ट जो है वो इतनी होगी, और आप उतने पैसे अपने पास रख के मार्केट चले गए। अब आप जब मार्केट पहुंचे तो आपके एस्टिमेट से ज्यादा की थी वो पर्टिकुलर चीज, तो अब क्या होगा? अब बगैर खरीदे वापस अगर मार्केट एक्सपेंस से आपकी चीजें ज्यादा गई हैं तो आपकी एस्टिमेशन रॉन्ग हुई है। रॉन्ग होने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। अभी मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, वो सब हमें पता है कि अल्फाज कैसे उसके लिए इस्तेमाल करने हैं कि आप या तो चीज को बगैर लिए वापस आ जाएंगे, या जिस क्वालिटी की आपको वो चीज खरीदनी थी आप उससे हल्की क्वालिटी की लेके आ जाएंगे। यही हो सकता है। या पाकिस्तानी टोटका लगाएंगे कि कल आता हूं मैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, कल आता हूँ तो हम सब कर ही सकते हैं, लेकिन इन एनी केस जो आपके ट्रैवल करने की रिसोर्स कॉस्ट थी, जो आपके का टाइम लगा मार्केट जाने का, वो सारी चीजें तो जाया हो गई ना फिर। ठीक है, और ये क्यों जाया हुई? क्योंकि आपने उस काम का एस्टिमेट ठीक नहीं किया था। तो एस्टिमेट व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट, एस्टिमेट का ठीक होना बहुत जरूरी है। और किस चीज का एस्टिमेट? ऑब्वियसली के इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सी टीम चाहिए होगी, इस पर्टिकुलर टाइम को करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम को करने की कॉस्ट क्या होगी। इन सारी चीजों के कोई ना कोई एस्टिमेट्स होते हैं ना, और उन एस्टिमेट्स को बनाने का, उन एस्टिमेट्स तक पहुंचने का कोई ना कोई प्रोसीजर होना भी लाजमी है। और ऑब्वियसली इतना अरसा हो चुका है लोगों को प्रोजेक्ट्स करते हुए डिफरेंट, तो ये ओवर द इयर्स कुछ ना कुछ तो डेवलप हुआ होगा, और हुआ है ऑब्वियसली। तो दैट इज व्हाट एस्टिमेशन इज ऑल अबाउट, एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट set expectations about the time required to complete the software among the stakeholders of the team and the organization's management. Stakeholders की बात कर चुके हैं पहले पिछली क्लासेस में कि कौन लोग होते हैं, वो जो उस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, जो कि उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से किसी भी तरह से इम्पैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं होती, ठीक है, यानी आपने एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही अनरियल रख ली, आपने कहा कि जी वो बिल्कुल मतलब ये तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकता है प्रोजेक्ट, ये भी कर देगा वो भी कर देगा, आपके सारे काम कर देगा, और एट द एंड वो काम नहीं होते, तो होता ही है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो
आपकी टीम को ट्रस्ट करना खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब ट्रस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या प्रोजेक्ट मैनेजर को ट्रस्ट करना खत्म कर देते हैं। एक किताब है माइकल कवी की, द स्पीड ऑफ ट्रस्ट। उसमें वो ये कहता है कि जी, इफ देयर इज ट्रस्ट बिटवीन द टीम मेंबर्स एंड द मैनेजर, थिंग्स गो वेरी क्विकली एंड थिंग्स कंप्लीट वेरी क्विकली। और जो कम्युनिकेशन विद इन द टीम मेंबर्स है वो एट इट्स बेस्ट होता है व्हेन देयर इज ट्रस्ट बिटवीन द टीम मेंबर्स। तो ट्रस्ट को शेप करने के लिए क्या चीजें हैं जो कि अपना काम करती हैं, उनमें से एक ये है कि इफ जो एक्सपेक्टेशंस, इफ एनी एक्सपेक्टेशंस आर देयर, वो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक ना हो। यानी आप अगर रियल लाइफ में भी किसी से एक्सपेक्टेशंस रख लेंगे, यार ये तो मेरे लिए ये काम करेगा, और वो रियल एक्सपेक्टेशंस ना हो, तो आपको फिर डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एस्टिमेशंस आर। अब एस्टिमेशन, लाजिम बात है, हमने ये बात की कि अगर एस्टिमेट ठीक नहीं होता तो आपकी कॉस्ट जो है वो, जो एस्टिमेट निकालने से लेके प्रोजेक्ट के आप जिसको अपेरेंट कंप्लीशन समझ रहे हैं उस वक्त तक लगती है, वो सारी कॉस्ट जाया हो जाती है, बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व। एक सेकेंड प्लीज जरा होल्ड कीजिएगा। जी सॉरी। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ साउंड एस्टिमेट? ठीक है, कैसे एस्टिमेट हम करें कोई भी चीज। सबसे पहली चीज जो किसी भी एस्टिमेट को बनाने के लिए किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसको हम WBS कहते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली लिस्ट ऑफ टास्क होती है, जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते चले जाएं तो वो फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, यानी आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो पहले पॉइंट ए से आपको अगर जेड तक जाना है तो उसके लिए पॉइंट ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, ये वो लिस्ट ऑफ टास्क हैं जो कि आपको एक एफर्ट लगा के आप जेड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ टास्क जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी आप दोनों टास्क या तीनों टास्क या चारों टास्क या पांचों टास्क एक साथ शुरू कर सकते हैं और एक साथ खत्म कर सकते हैं। और कुछ टास्क होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी जब तक आप
एक काम नहीं करेंगे उस वक्त तक दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अगर कोई घर बना रहे हैं तो आप बुनियादें डाले बगैर, दीवारें खड़ी किए बगैर, पिलर खड़े किए बगैर छत नहीं डाल सकते। ठीक है, और बुनियादें खड़े किए बगैर आप दीवारें नहीं खड़ी कर सकते। आप बुनियादें डाल दें, पिलर्स खड़े कर दें, उसके बाद आप सारी दीवारें एक साथ खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में भी आपको डिटरमिन करनी होती हैं कि कौन से काम जो है वो पैरेलल टास्क हो सकते हैं और कौन से काम जो है वो डिपेंडेंट टास्क होंगे। Once you have that, you can create a work breakdown structure. इसको बनाने के लिए आपके पास, या इसकी डिस्क्राइब करने के लिए, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एन एफर्ट एस्टिमेट फॉर ईच टास्क। सबसे पहली बात आपने क्या किया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया और टास्क लिस्ट बना ली। दूसरी चीज, आप हर टास्क के लिए कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है एस्टिमेट आप लगाते हैं कि जी हर टास्क के लिए, क्योंकि जब आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं चीज को तो आपके लिए आसान हो जाता है कि इस ब्रेक हुए हुए टास्क के लिए कितनी एफर्ट लगेगी ये एस्टिमेट करना ज्यादा आसान होता है। बड़े टास्क के लिए कोई चीज एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल होता है, छोटे टास्क के लिए कोई चीज एस्टिमेट करना आसान हो जाता है। फिर अ लिस्ट ऑफ assumptions which were necessary for making the estimate, यानी आपने वो assumptions भी सारी लिख दी कि ये जो assumptions, ये जो estimate आपने किया है इसको करने के लिए क्या क्या assumptions आपने किए। और obviously सबसे important चीज consensus among the project team that the estimate is accurate। आपने सबको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि you have to take everyone on board। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट मैनेजर कहे कि भाई मैंने एस्टिमेट बना दिया है, बस ये है एस्टिमेट, ऐसा नहीं हो सकता। If a project member, if a team member has a different point of view, you need to make sure that the project manager listens to that particular point of view and incorporate, if that point of view is accurate, if that point of view has some weight, you need to incorporate that point of view as well। क्योंकि obviously it is teamwork, you would not want any team member out of, again, the thought pattern that will lead you towards the completion of the project। ठीक है, तो the consensus among project team that the estimate is accurate, that is very very important and that is something which you need to ensure। क्लियर है यहां तक? जी सर। जी सर, जी सर, जी। अच्छा, assumptions that make estimate more accurate। Team members make assumptions about the work to be done in order to deal with incomplete information। Obviously आपने इतने सारे मैथमेटिकल मॉडल्स पढ़े हैं, आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी कहीं, आपने फोरियर सीरीज पढ़ी होगी, आपने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, ये सारी और बहुत सारे और मेथड्स आपने पढ़े हैं। ये सारी क्या चीजें हैं? क्या चीज है, किसी कोई मतलब assumption techniques हैं सर। है? अच्छा, सर assumption techniques हैं। नहीं नहीं, सिर्फ assumption नहीं है। देखो दो तीन चीजें हैं, मैं जरा सा आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने ये एक ग्राफ है ना, ये क्या है, इक्वेशंस ग्राफ्स होती है ना बेसिकली। आप समझ लीजिए कि ये एक ग्राफ है, ठीक है। अरे यार इसका मसला ये है कि ये इरेजर जो है ना वो पूरा इरेज कर दे। अच्छा चले, ये एक ग्राफ है, ठीक है। और आप इसमें ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जरा सा समझ लीजिए इसको। ये ग्राफ है, ग्राफ का मतलब क्या है, इक्वेशन है बेसिकली। ये कोई इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या कोई बात और, तो कोई है नहीं, लग नहीं रही है। इसमें ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ये सारी जो हमने जिन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की, एस्टिमेट्स की बात की ना, ये क्या करती हैं, ये आपको, लेट से ये इंफॉर्मेशन आपके पास चलनी शुरू हुई, ये ए है और ये ए है
और आपको लेट सपोज कि ये साउंड डेटा है, साउंड का डेटा है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन आपको बी तक साउंड का डेटा पहुंचना है, और ये इंफॉर्मेशन आप चाहेंगे कि ये मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह बनाने की, सॉरी इसी थोड़ा सा तरह। बीच में कर रहा हूँ। ये उसी तरह है जैसे नेट पे अक्सर वीडियोस आती हैं, वो जो एक एक्शन बताते हैं और फिर वो पूरी एक साइकिल चलती है जो एंड में जाके कुछ और ही हो जाता है। ये उसी तरह का आप कुछ बताना चाह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए आप अजम्पशंस इस्तेमाल करते हैं, और उन अजम्पशंस की बेसिस पे आपके पास बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं। आप क्या करते हैं, आप लेट से आपने शायद बाइसेक्शन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, हैं। जी हो सकता है सबने पढ़ा हो सकता है किसी ने ना पढ़ा हो। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं आप इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं, आप इन दोनों का सेंटर लेते हैं, आप कहते हैं यार इनका सेंटर जो है ना ये है वो रूट जो मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर आप कहते हैं इसका सेंटर लें, फिर आप एक और पॉइंट लगाते हैं, फिर ये, फिर इसका सेंटर लेते हैं, फिर इस तरह से आप क्या करते हैं, आप एक एस्टिमेट से ये रूट कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो रियल नहीं होता। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड एक तरीका है इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करने का, और बहुत सारे मेथड्स हैं। जितना अच्छा एस्टिमेशन मेथड आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट आपकी एस्टिमेशन हो सकती है, मगर एट द एंड वो होगा फिर भी एस्टिमेट ही, ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा, अब होता क्या है कि जी एस्टिमेट जब आपको बनाना है तो अभी हमने जो बात की कि एस्टिमेट जितने बेहतर मॉडल पे बेस करेगा, जितनी बेहतर पैरामीटर्स पे बेस करेगा, उतना ज्यादा अच्छा एस्टिमेट होगा। और हमने ये बात पहले ही स्टैब्लिश कर ली थी कि अगर आपका एस्टिमेट अच्छा होगा तो आपका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा अच्छे होने के चांसेस है। अगर आपका एस्टिमेट खराब होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी stuck in situations where your estimate जो है that will go out of your expectations and range. So anytime an estimate must be based on a decision that has not yet been made, team members can assume the answer for the sake of the estimate. यानी जब कोई, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में कहा ना कि अभी पहला एस्टिमेट हमें लेना है, अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम क्या करें, हम अज्यूम करते हैं। हम मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज क्या करते हैं, जब हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रूट्स निकालनी होती हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि जी अज्यूम, सपोज एक्स, हम एक्स को कोई वैल्यू देके सपोज, so assumptions must be written down so that if they prove to be incorrect and cause the estimate to be inaccurate, everyone understands what happened. जी बासित कुछ कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा था कि ये जो एस्टिमेशन वाला फेज है, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग से पहले का है या उसके बाद का है? क्योंकि इसमें एक चीज ये लिखी हुई कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी रिसोर्सेज होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। जी तो मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो पहले होती है ना, या जी ये इसके बाद का है कि पहले एस्टिमेशन होगी कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट में होगा, देन हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, या रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं और फिर हम प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर रहे हैं मिलके कि ये होना चाहिए? मतलब बंदा तो तभी होगा जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग तभी होगी जब टीम होगी। आपको एक बिल्डिंग बनानी है बासित, आप कहते हैं यार मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उससे कहते हैं यार मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, कितने में बनेगी, एस्टिमेट, और कितने दिन लगेंगे, वो आपको क्या जवाब देगा? बासित आपसे पूछ रहा हूँ। कोई कैलकुलेशन करके ही जवाब देगा वो बॉस। अच्छा, वो कैलकुलेशन करके जवाब दे देगा बस? कंफर्मेशन मतलब इनकम्प्लीट है। अभी फिलहाल मतलब वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, नहीं, हाँ ऐसा तो नहीं वो अगर वो बिल्कुल मुझे बोलेगा, सेटिस्फैक्ट्री अगर वो बोल आंसर नहीं। सकता होगा तो जरूर बोलेगा। और अगर वो हाँ ज्यादा कुछ बोल, आपका कोई दोस्त वोस्त हुआ तो हो सकता है कि दो चार आपको सुना भी दे कि तुम कैसे आदमी हो, तुम मेरे पास आए हो, तुमने मुझसे कहा कि मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे पैसे बता दो कितने में बनेगी और कितने दिन लगेंगे। वो कहेगा कि भाई थोड़ी अकल पकड़ो, सबसे पहले तो तुम मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओगे ना। जब तुम रिक्वायरमेंट्स बताओगे कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, लेट अस सपोज कि 1000 गज का प्लॉट है, उस पे 4 मंजिलों की बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग में ये फीचर्स होने चाहिए,
और ये चीजें मुझे चाहिए, तो मुझे रिक्वायरमेंट्स बताओगे, उसके बाद मैं तुम्हें टाइम का एस्टिमेट बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें जो इस पे कॉस्ट आएगी उसका एस्टिमेट बताऊंगा। ऐसा ही होगा ना? तो सबसे पहली चीज जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होगी ना, वो रिक्वायरमेंट्स होती है, और उन रिक्वायरमेंट्स के बाद ही आप एस्टिमेट लगा सकते हो। एस्टिमेट, आप रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं तो आप एस्टिमेट करते हैं कि यार इस पे टीम मेंबर्स कितने चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं तो आप एस्टिमेट करते हैं कि इस पे कौन सा स्किल सेट चाहिए आपको। रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं तो आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए इसकी। आप कॉस्ट एस्टिमेशन के मुख्तलिफ मॉडल्स, यानी लाइंस ऑफ कोड, LOC मॉडल कहते हैं, कोकोमो मॉडल, और बहुत सारे और मॉडल्स जो हैं वो आप यूज करके फिर एस्टिमेट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ क्लियर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स में कहीं इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है तो आप क्या करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर में किसी ने कहा कि यार मेरे लिए चप्पल ले आओ बाजार से जाके। अब आप खुशी खुशी चले गए, जल्दी में आप ये पूछना भूल गए कि आपकी चप्पल का नंबर क्या है। अब आप शॉपकीपर के पास पहुंचेंगे, अब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि घर में चप्पल वापस लेकर नहीं जाएं। अब शॉपकीपर आपसे क्या कहेगा, आप शॉपकीपर से कहेंगे यार मुझे अपने घर में एक साहब हैं उनके लिए चप्पल चाहिए। शॉपकीपर कहेगा अच्छा, जैसे जो मतलब आपका अगर वो कोई आर्किटेक्ट दोस्त था वो आपको चप्पल उठा के दे देगा, ऐसा शॉपकीपर नहीं होता। वो आपसे फौरन पूछेगा अच्छा कौन सा नंबर है, उनके उनके पैर का नंबर क्या है। आप कहेंगे यार ये तो मुझे नहीं पता। तो वो दूसरा सवाल ये करेगा अच्छा उनकी एज कितनी है और उनकी हाइट कितनी है। ठीक है, ताकि जो एस्टिमेट लगाए वो जो अजम्पशन करे अपने नंबर की, वो क्या हो, वो क्लोज हो। क्योंकि आप चप्पल लिए बगैर जा नहीं सकते। बेहतर तो ये होगा कि आप वापस जाएं, आप नंबर पूछ के आए, या साइज में एक साथ में सैंपल भी ले आए, ताकि आप जो चप्पल लेके जाएं वो फिट हो जाए दोबारा। ठीक है, तो पहले क्या चीज होती है, पहले रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद हर तरह की एस्टिमेशन होती है। क्लियर है ये बात? जी। और चप्पल अब्बा की हुई तो क्या होगा? और कहेंगे मेरी वही चप्पल सर वही- पे वही पड़ेगी, चप्पल सर पड़ेगी। पे। ठीक है। तो अच्छा, अब ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है कि assumptions bring the team together very early on the project so that they can make progress on important decisions that will affect the development. Everyone needs to be on board. Everyone needs to act like a team. That is very important. अच्छा, ये जो टेक्निक्स हैं जो मैंने आपसे कहा कि जी एस्टिमेट जनरेट करने की टेक्निक्स हैं कई सारी, तो उसमें से एक टेक्निक है वाइड बैंड डेल्फी। अच्छा, डेल्फी मेथड कम्युनिकेशन का एक और टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, मीटिंग का भी एक टूल है डेल्फी मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है। वाइड बैंड डेल्फी जो है वो दैट इज आल्सो अ प्रोसेस जो कि टीम यूज कर सकती है टू जनरेट एन एस्टिमेट। इसमें क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक एस्टिमेशन टीम बना देता है। ठीक है, और ये कहता है कि भाई अब हम सब लोग अग्री कर लेंगे, जो भी ये एस्टिमेट बनाएंगे ना उस पे हम सब एग्री कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर जब टीम बना रहा होता है और उसे ये बात पता है कि मुझे अगर अच्छा एस्टिमेट नहीं मिला तो हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट विन भी कर लें लेकिन फंस जाएंगे आगे जाके, तो वो सबसे बेस्ट लोगों को अपने एस्टिमेट के लिए चूज करता है। क्योंकि एस्टिमेट पे डिपेंड कर रहा होता है आपका स्केड्यूल, आपका बजट, ठीक है, और आपकी फंक्शनैलिटी एट टाइम्स डिपेंड कर रही होती है आपके एस्टिमेट पे। फिर वाइड बैंड डेल्फी जो है, इट इज अ रिपीटेबल एस्टिमेशन प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड सेम वे ईच टाइम। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप वाइड बैंड डेल्फी का, चूज द टीम। मैंने आपसे कहा सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर चूज करता है आपकी एस्टिमेशन टीम को और एक मॉडरेटर को। ठीक है, अच्छा, टीम शुड कंसिस्ट ऑफ 3 to 7 प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। 3 to 7 प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स उसमें हो सकते हैं। मॉडरेटर जो है उसको पता होना चाहिए डेल्फी प्रोसेस होता क्या है, बट शुड नॉट हैव अ स्टेक इन द आउटकम ऑफ द सेशन इफ पॉसिबल। उसका स्टेक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये कि उसका कोई पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से एस्टिमेशन के जो आउटकम होगा उसके पर्सपेक्टिव से। इफ पॉसिबल, project manager should not be the moderator because he should ideally be part of the estimation team. Project manager को moderator नहीं होना चाहिए,
क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, अगर मैनेजर खुद बैठा हुआ होता है एज ए मॉडरेटर, तो बहुत सारे लोग अपनी राय देते नहीं है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको ये शक होता है कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने राय दी तो कहीं हमारी सुबकी ना हो जाए और हमारी बात मानी नहीं गई तो हो सकता है हम इंफीरियर फील करें। तो प्रोजेक्ट मैनेजर आइडियली शुड नॉट बी द मॉडरेटर, समबडी फ्रॉम अमंग्स्ट द टीम मेंबर्स शुड बी द मॉडरेटर, ताकि लोग बात कर सकें। बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी बड़े के सामने आपसे बोला नहीं जाता, लेकिन आपका कोई कॉलीग आ जाता है सामने तो आप बिल्कुल बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 ऑफ चूजिंग द टीम। 2, किक ऑफ मीटिंग। Project manager obviously must make sure that each team member understands the process and has read the vision and scope document and any other documentation and is familiar with the project background and needs. The team brainstorms and writes down assumptions. The team generates a work breakdown structure with 10-20 tasks and the team agrees on a unit of estimation. ये सारी चीजें किक ऑफ मीटिंग में आप तय करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल प्रिपरेशन का स्टेप है। ईच टीम मेंबर इंडिपेंडेंटली जनरेट्स अ सेट ऑफ प्रिपरेशन रिजल्ट्स। हर आदमी अपना एस्टिमेट निकालता है कि जी किस टास्क में कितनी एफर्ट लग सकती है। आमतौर पे जो टास्क किसी मेंबर को असाइन किया जाता है फॉर एस्टिमेशन, वो उसका एक्सपर्ट होता है। यानी अगर कोई डेवलपमेंट का एक्सपर्ट है तो उसको डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे। अगर कोई क्वालिटी का एक्सपर्ट है तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो टास्क हैं वो असाइन कर दिए जाएंगे। तो अगेन एनी एडिशनल assumptions you need to make in order to generate the estimate। फिर चौथा स्टेप क्या है, एस्टिमेशन सेशन। आप सबने इंडिविजुअली कर लिया। ड्यूरिंग द एस्टिमेशन सेशन the team comes up to a consensus on the effort required for each task in the work breakdown structure। असल चीज क्या है, आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ठीक बना लें। आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अच्छा बना लिया, यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू गिव अ वेरी गुड एस्टिमेट। ठीक है, फिर ईच टीम मेंबर फिल्स आउट एन एस्टिमेशन फॉर्म which contains his or her estimates। The rest of the estimation session is divided into rounds during which the estimation team member revises their estimates based on a group discussion। Individual members are not discussed। फिर वो घूमता रहता है, जो एस्टिमेशंस होते हैं हर आदमी एक दूसरे के एस्टिमेशन पे कमेंट करता है, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन होता है, सो दैट द एस्टिमेट्स कैन बी मेड बेटर। एस्टिमेशन सेशन में क्या होता है, मॉडरेटर कलेक्ट्स द एस्टिमेशन फॉर्म्स एंड प्लॉट्स द सम ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम ईच फॉर्म ऑन अ लाइन। यानी सम ऑफ एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, सम ऑफ एफर्ट। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ दिया हुआ है कि राउंड 1 में जो एफर्ट एस्टिमेट्स थी वो 10 और 20 के बीच में मुख्तलिफ टास्क की है और मुख्तलिफ जगहों पे वो प्लॉट है, और अगले जो राउंड्स हैं उनमें वो आगे जाती चली जा रही है। ठीक है, तो राउंड 4 पे आप देख रहे हैं पहुंच के कंसेंसस हो चुका है मेंबर्स में कि जहां पे जो एफर्ट एस्टिमेशन है वो तकरीबन एक ही जगह पे आ गई है सब। ठीक है, तो ये काम मॉडरेटर का होता है। मॉडरेटर हर राउंड के बाद हर इंडिविजुअल मेंबर से इनपुट लेता रहता है और फिर जैसे ही जब कंसोलिडेट होने लगती है उस वक्त फिर आप मीटिंग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जब अग्रीमेंट रीच होने लगता है, जब लोगों की राय आपस में मिलने लगती है, तो यू क्लोज द मीटिंग एंड you settle for that particular estimate. Each team resolves any issue or disagreement that are brought up. Individual estimates times are not discussed. These disagreements are usually about tasks themselves. Disagreements are often resolved by adding assumptions, and estimators all revise their individual estimates. The moderator updates the plot with the new total. So step 4 क्या था, चल रहा है अभी estimation session. तो हम several rounds करते हैं और जैसे ही वो converge होते हैं उसके बाद आप खत्म कर देते हैं। Step 5 क्या है, you assemble the task. The project manager works with the team to collect the estimates from the team members at the end of the meeting and compiles the final task list, estimates and assumptions. और आखिरी में step 6 में you review the result and final task list with the estimation team. तो ये एक Wideband Delphi process है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं in order to create estimations that will work for you. इसके अलावा और एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं। प्रोब है, प्रोब इट इज बेस्ड ऑन आइडिया जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी बेस्ड एस्टिमेटिंग। ठीक है, प्रोब का मतलब है प्रॉक्सी बेस्ड एस्टिमेशन,
PRO from proxy, B based, E estimation. Proxy based estimation. It is based on the idea that if an engineer is building a component similar to the one he built previously, then it will take about the same effort as it did in the past. यानी एक आदमी जो काम पहले कर चुका है, जितनी एफर्ट उस काम में लगी थी, अगर उसी जैसा काम दोबारा करना है तो उसमें उतनी एफर्ट लगेगी जितनी पहले लगी थी. ठीक है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है. तो दिस इज प्रॉक्सी बेस्ड एस्टिमेशन कि जी पहले अगर कोई काम हुआ है तो उसमें जितनी एफर्ट लगी थी उतनी इस काम में लगेगी अगर ये काम उसी से सिमिलर है तो. इंडिविजुअल इंजीनियर्स यूज अ डेटाबेस टू मेंटेन अ हिस्ट्री. अब आपके पास बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं तो यू कैन हैव अ डेटाबेस, लेकिन अगर कम होते हैं और आप इनिशियली स्टेजेस में हैं तो आपके पास कम होते हैं तो यू कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर मेथड. Engineers use a database to maintain a history of the effort they have to put in into their past projects. A formula based on linear regression is used to calculate the estimate for each task from this history. कोकोमो की मैंने बात की थी आपको. कोकोमो है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. अच्छा, 2 वर्जन हैं इसका. पहले भी एक वर्जन था, कोकोमो 2 है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. इसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स आर समराइज्ड यूजिंग अ सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड as input for a model that is based on the results of a large number of projects across the industry. आप across the industry देख रहे होते हैं कि उसमें जो projects हुए हैं उनमें कौन कौन से variables इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी summarized form आपके पास available होती है. आउटपुट क्या निकलता है मॉडल का? इट इज द सेट ऑफ साइज एंड एफर्ट एस्टिमेट्स दैट कैन बी डेवलप्ड टू अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल. प्रोजेक्ट स्केड्यूल में डेवलप होने के लिए आपके पास साइज और एफर्ट आ जाता है. ठीक है, इसकी और एग्जांपल्स भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा. अच्छा, अदर एस्टिमेशन टेक्निक्स, एक और प्लानिंग गेम. ठीक है, प्लानिंग गेम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. एक्सपी जो कि एजाइल मेथोडोलॉजी का एक एस्पेक्ट, एक डायमेंशन है. ठीक है, आप लोगों ने सबने आई एम श्योर के नाम सुना होगा, एजाइल डेवलपमेंट का भी और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का भी. तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेथड से जो है वो प्लानिंग गेम निकला है एस्टिमेशन का. इट इज अ लाइट वेट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय केंट बैक इन 1990s at Chrysler. It is a full planning process that combines estimation with identifying the scope of the project and the tasks required to complete the software. Planning game iterative है. Scope is established by having development business. ये बिल्कुल agile methodology पे बेस करती है, which itself is a very iterative process. ठीक है, आप स्टोरीज लिखते हैं इंडेक्स कार्ड पे टू डिस्क्राइब द स्कोप. ईच स्टोरी इज गिवन एन एस्टिमेट ऑफ 1, 2 और 3 वीक्स. द प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली थ्रूआउट द प्रोजेक्ट. काम होता जाता है, आप उस पे उतना टाइम लिखते जाते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द एस्टिमेशन मेथड्स दैट आर यूज्ड. कौन कौन से हमने इस्तेमाल यूज किए, जिसकी हमने थोड़ी सी बात की. सबसे पहले हमने बात की कि जी जरूरी क्यों है. हमने वाइड बैंड डेल्फी की बात की, हमने उसके प्रोसेस और उसके स्टेप्स को समझा. हमने दूसरी चीज जो बात की वो प्रोब की बात की, प्रॉक्सी बेस्ड कोकोमो की बात की हमने, और प्लानिंग गेम की बात की. ठीक है, दीज आर फ्यू ऑफ द एस्टिमेशन टेक्निक्स दैट वी नीड टू नो अबाउट. क्लियर है? जी सर. जी सर. तो मैंने रिकॉर्डिंग